हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी जो है वो कवर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो आपकी स्टैट्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनके बारे में बात करी गई है। उनके कंपोजिशन के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, और बहुत सारे तरीके कि उनका टर्म क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस आर्टिकल या फिर किस एक्ट के अंडर आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब देयर ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इलेक्शन कमीशन का अगर आपको फंक्शन पूछा जाए तो ये स्टेट इलेक्शंस और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं आपके दोनों करवाता है, बट जो पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ये आता है आर्टिकल 3 to 4 के अंडर में। उसका कंपोजिशन जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स, जो आज के टाइम पे दो होते हैं। और ये जो होते हैं नंबर प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं आपके, कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आता है। अपॉइंटमेंट जो है आपका वो होता है प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये है पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब ये हटा दिया गया है। जो नया आया है वो, सॉरी, ये हटाया नहीं गया है। ये चेंज वर्जन आपका पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो देखेंगे आप लोग एक तरह से ऑफिशियली गवर्नमेंट ही इलेक्ट करती है ऐसी बॉडी को जो गवर्नमेंट का एक तरह से वॉचडॉग है। तो ये एक तरह से इनकी खुद की आयरनी है। जो टर्म है वो अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, बट 6 इयर्स और 65 इयर्स का है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, आप लोग ये याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है कि इलेक्शन कमिश्नर या फिर सीईसी का टर्म कितना होगा। ये प्रेसिडेंट ने बाद में इसको बनाया गया है। जो क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए अभी तक क्लासिफाइड नहीं है, बट जो आपका नया अमेंडमेंट रूल आया है 2023 के अंदर, उसके अंदर ये कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर की पोजीशन के जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट करा जा सकता है। और जो सीईसी की सैलरी होती है इज इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप ये देखेंगे ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो आपकी सेक्रेटरी की सैलरी होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी का होना, और वो भी डिपेंडेंट होना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ये खुद अपने आप में शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट एक ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडी को कंट्रोल करती है। रेजिग्नेशन जो होता है वो आपको प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं ये। और इनको सेकंड टर्म या फिर रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होती है। और फर्दर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन छोड़ के अगर कहीं और एम्प्लॉयमेंट लेना हो तो इनको डीमेरिट नहीं करता है रिटायरमेंट के बाद कहीं और एम्प्लॉयमेंट लेने से। अब सेकंड आपका आता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या करता है आपको सबको पता है कि जो आपको ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट के जो पर्सनल्स हैं उनके नेम के लिए। आप ये याद रखेंगे कि यूपीएससी अपॉइंट नहीं करता है इन पर्सनल्स को, अपॉइंट गवर्नमेंट ही करती है, ये बस रेकमेंड करती है नेम्स। बट गवर्नमेंट अगर उन नेम्स को रिजेक्ट करती है तो उनको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया इन नेम्स को। आपके आर्टिकल 315 से लेके 323 तक ये यूपीएससी के बारे में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके अंदर चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट ही करते हैं और ये 6 इयर्स और अप टू एज ऑफ 65 इयर्स तक रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की क्या होनी चाहिए कि हाफ ऑफ द मेंबर जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस हेल्ड करा होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 10 इयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। इनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जैसे इंसॉल्वेंसी, अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करते हैं, या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड है या फिर बॉडी है, और या फिर मिसबिहेवियर है। और ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। ये जो मिसबिहेवियर है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। एंड ये मिसबिहेवियर जो होगा इसके लिए जो कमिटी बैठेगी सुप्रीम कोर्ट उसको पूरी तरह से चेक करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है कि यस ही हैज मिसबिहेव्ड, तो ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा रिकमेंडेशन, नहीं तो नहीं। सेकंड और एम्प्लॉयमेंट जो होती है आपकी वो अलाउड नहीं है इनको सेकंड टर्म के लिए।
और जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट है, चेयरपर्सन कहीं भी आपके है ना फर्दर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंगेज नहीं हो सकते हैं, बट जो मेंबर्स हैं वो फर्दर यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं, बट किसी और अपॉइंटमेंट में नहीं। मिनिस्ट्री कौन से के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। ये आपको थोड़ा सुनने में और लगेगा कि लॉ एंड जस्टिस एंड इलेक्शन कमीशन, इसीलिए इसके चांसेस ज्यादा है पूछे जाने के लिए। और ये देखिए जो आपके रिकमेंडेशन है यूपीएससी के, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टेट पीसीएस के थ्रू। इसका भी बिल्कुल सेम है और आर्टिकल सेम आते हैं अंडर, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर आते हैं हम फाइनेंस कमीशन के ऊपर। फाइनेंस कमीशन बताइए आप लोग की कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है, ये आप लोग बताइएगा। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो 5 इयर्स के गैप के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है, और जो आपका फिफ्थ ईयर खत्म होने वाला होता है उससे पहले किसी ना किसी फाइनेंस कमीशन को हमें इनेक्ट करना होता है। ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को फॉर द टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स, ग्रांट्स इन एड एंड अदर मैटर्स रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। आर्टिकल 280 के अंडर में आता है आपका फाइनेंस कमीशन, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये नेट में रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है। और फाइनेंस कमीशन के अंदर चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। आप लोग कमेंट में करके कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कि अभी जो आपके करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं वो कौन थे, और आपके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए ये ढंग से पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951, चेयरपर्सन जो होगा विद एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स प्लस मेंबर्स जो होंगे आपके जज ऑफ हाई कोर्ट और एनी पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, person with specialized knowledge in finance, accounts of government, person with wide experience in financial matters, and person with special knowledge of economics। तो एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो, एक को फाइनेंशियल मैटर्स की, एक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी नॉलेज हो, और एक हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सके ऐसा मेंबर हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और ये हर फिफ्थ ईयर इंट्रोड्यूस होता है, या फिर ऐसा टाइम जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। और इसका जो रोल होता है वो बस एडवाइजरी होता है, मैंडेटरी नहीं होती है इसकी गवर्नमेंट के ऊपर रिकमेंडेशंस। फिर आती है आपकी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको लगेगा कि ये बाद में बनी है, बट इसके लिए प्रॉपर एक आर्टिकल इंसर्ट करा गया है, आर्टिकल 279 है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। यूनियन, इसके अंदर जो जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन होता है उसमें होता है यूनियन और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं। इसके अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट का शेयर होता है वो 1/3 होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है वो 3/4 होता है, और जो आपके डिसीजंस होते हैं वो बाय 3/4 ऑफ मेजोरिटी से लिए जाते हैं। इसको भी जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। और ये देखिए जो कोरम है, मतलब अगर कोई मीटिंग हेड करनी है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। एंड चूजिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ स्टेट्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन 3/4 मेजोरिटी ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स, और 3/4 मेजोरिटी चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमें लगेगा कि जीएसटी काउंसिल जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, बट अगर आप इसकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि 3/4 ऑफ मेजोरिटी चाहिए आपको अपनी किसी वोट को पास करने के लिए, किसी चीज के ऊपर वोट करने के लिए। इंडिया में अगर देखते हैं हम अप्रोक्सीमेटली स्टेट्स और यूनिट टेरिटरी का वोट लेके चलते हैं 30, इसका 3/4 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 22 समथिंग, 21, 22। 21 और 22 अगर आप देखते हो तो ये क्या इजी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 1/3 वोट शेयर तो गवर्नमेंट के पास ही है। तो 22 का जो 1/3 होगा अप्रोक्सीमेटली 7 वोट्स तो गवर्नमेंट के पास है। और क्या ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट होगी कि जिसके पास 22 - 7 अगर आप करते हो तो 15 स्टेट्स के अंदर भी मेजोरिटी ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 15 स्टेट्स में तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो होगी ही होगी। तो इसलिए आप देखोगे इसको अगर डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ बाहर से प्रमोट करता है। फिर हम आते हैं हमारे नेशनल कमीशन के ऊपर। नेशनल कमीशंस के ऊपर आपको हर साल किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो देखिए आपके ये जो सारे पब्लिक
कमीशंस हैं, ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जो आपका एससी का कमीशन है वो बना है आपका अंडर आर्टिकल 338। इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका टेन्योर जो है करंटली 3 इयर्स का होता है। Original Article 338 provided for special officer for SC and ST. Government set up a parallel non-statutory multi-member commission in 1978 for SC and ST. Government replaced special officer for SC and ST with a high-level national commission for SC and ST in 65th Constitutional Amendment Act in 1990. Government bifurcated the combined commission into separate bodies through 89th Constitutional Amendment Act of 2003. पहले आप देखोगे तो एससी और एसटी का जो कमीशन था वो सेम होता था। वो सेम कमीशन दोनों कम्युनिटी से डील करता था। बट 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 के अंदर आया उसके अंदर जो एसटी का कमीशन था वो अलग से स्टेब्लिश कर दिया गया। तो आप लोगों को ये भी याद रखना कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये सब हुआ था। ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे आता है आपका एससी कमीशन। और जो एसटी कमीशन है वो आपका आता है ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। एनुअल रिपोर्ट जो होती है कमीशन की वो प्रेसिडेंट पेश करते ही हैं, आपको पता है, पार्लियामेंट के अंदर। और जो स्टेट वाइज रिपोर्ट होती है वो गवर्नर्स को फॉरवर्ड की जाती है। और इसके अंदर आप वो डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं कि क्या क्या कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए, हमने क्या अडॉप्ट करे और क्या नहीं करे, और जो नहीं करे हैं उसका क्या रीजन है। जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है आप देखेंगे 338 के ए के अंदर है। जो आपका ये ए दिख रहा है इससे आपको क्या समझ आता है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड करा गया। और हमें पता है किससे करा, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसके भी सेम आपके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स हैं। और सेम 3 इयर्स का टेन्योर है। जो बैकवर्ड क्लास का है वो भी आपका 338 बी के अंदर आएगा। इसका भी सेम थ्री थ्री मेंबर्स होंगे। ये established as a statutory body in 1993 after the Mandal case judgment and conferred with constitutional status in 102nd Constitutional Amendment Act in 2018। ये भी आप याद रखेंगे कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है बट पहले नहीं थी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंडर ये आता है। अब आप देखोगे कि आपका जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं ये आते हैं 350 बी के अंदर। ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर्स को फॉर pertaining to the grievances arising out of non-implementation of constitutional safeguards or schemes to safeguard linguistic minorities। इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, इसके अंदर इसके प्रोविजंस बनाए गए कि ऑफिस के अंदर कैसे हेल्ड करेंगे। ये आते हैं आपके माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है कि ये कितने साल तक ऑफिस हेल्ड करते हैं, इसके अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए। फिर आते हैं आपके कैग। कैग आप देखेंगे तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है नेट का। इसके अंदर आए साल आपको या तो आर्टिकल्स मैच करने के लिए मिल जाएंगे, मैच द फॉलोइंग में, या फिर कैग की पावर्स मिल जाएंगी, या फिर इनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। कैग आते हैं आपके 148 अमेंड आर्टिकल के अंदर में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हेड कौन होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, तो वो भी कैग होते हैं। इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी कैग एक्ट ऑफ 1971 के अंदर पावर्स और ये सारी टेन्योर्स वगैरह डिफाइन करे हैं, सर्विस कंडीशंस। ये 6 ईयर तक ऑफिस हेल्ड करते हैं या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक, विच एवर इज अर्लियर। इनको अगर रिमूव करना हो तो वो कैसे होगा, सेम एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। कि पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर से इसको पास करा जाना चाहिए। इनका जो फर्दर रीअपॉइंटमेंट होता है वो कहीं भी अलाउड नहीं है, ये किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर बाद में नहीं आ सकते हैं। एंड कैग इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट्स ऑफ सीएफआई, सीएफएस एंड डिपार्टमेंट ऑडिट्स ऑन देयर बिहाफ। सीएफआई मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कैग सबमिट करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को टू द प्रेसिडेंट, who places before them the parliament, after which they are scrutinized by the public accounts committee। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी कमेटी है जो कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है, तो वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के अंदर इतना नहीं पूछा जाता है। तो हम जो है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को स्किप करेंगे, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ में मैंने इंसर्ट कर दिया है। फिर हम पढ़ते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये आपका है स्टेट्यूटरी बॉडी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मानी जाती हैं आपकी। अब देखिए, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं सारी चीजें। ये कौन से एक्ट के अंडर आया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट।
इसके कंपोजिशन क्या होता है? चेयरपर्सन एंड 5 अदर्स मेंबर होते हैं, प्लस एक एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं 7। जो क्या कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन ऑफ NCSC, NCST, NCBC, कौन से नेशनल कमीशन फॉर SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, विमेन के लिए, इन और चीफ कमिश्नर ऑफ PWD, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन से किसके रिकमेंडेशन पे? एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो कंसिस्ट करती है आपकी प्राइम मिनिस्टर की, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस एंड होम यूनियन होम मिनिस्टर। ये 3 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज तक अपना ऑफिस हेड करते हैं। ये एज लिमिट आप याद रखिएगा। ये सिर्फ 2 या 3 जगह पे ही आपकी आएगी। एक आपके NHRC के अंदर और एक आपकी स्टेट ह्यूमन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मस्ट है कि एक या तो रिटायर्ड CGI हो या फिर SC जज हो। पहले आपका जो CGI का ही प्रोविजन था, बट जो आपका नया एक्ट आया, अमेंडमेंट हुआ रिसेंट ईयर्स के अंदर, उसके अंदर SC जज को भी मान लिया गया कि ये भी अप्लाई कर सकते हैं एज टू बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो मेंबर्स होते हैं दो, वो मस्ट बी सर्विंग और रिटायर्ड SC जज होने चाहिए या फिर क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द SC जज। एंड 3 जो है वो होने चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट्स विद एटलीस्ट वन वुमेन। इसका भी जो होता है आपका सिमिलर होता है UPSC के थ्रू, क्या रिमूवल, कि जैसे UPSC के मेंबर्स को रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको करा जाएगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फर्दर आपका टर्म सेकंड एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड है, बट रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है कहीं पे भी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं ये। इसके अंदर आप इनकी पावर्स पढ़ सकते हैं कि क्या है। इनकी जो होती है रिकमेंडेशन वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, बट इनको जो एक्शन नहीं लिया गया है, इनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है, वो आपको जस्टिफाई करना होगा जब पार्लियामेंट के अंदर आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बिल्कुल सेम सेम सा है इसके जैसा, आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। ये आपका RTI एक्ट 2005 के अंडर में फॉर्म हुआ था। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनकी कोई फिक्स नहीं है कि कितने साल तक हेल्ड करेंगे ऑफिस, बट अप टू 65 इयर्स ऑफ एज। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए मेंबर्स की? तो वो है पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, journalism, mass media, given that they are not a part of MP, MLA, MLC and do not hold office of profit or connected to any political party। तो ये आपका मैंडेटरी है कि इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसके मेंबर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि चीफ CIC का आपका काम ही ये है ना कि वो पब्लिक ऑफिसर्स और मोस्टली जो आपके पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते हैं इनके ऊपर नजर रखते हैं, इनके अगेंस्ट जो केसेस आते हैं उन पे वर्क करते हैं। इनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, ओनली ऑन द केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन टू एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर हेल्ड कर लें, या फिर इंफॉर्मेटिव ऑफ माइंड हो, या फिर मिसबिहेवियर हो। आपको ये बार बार यहाँ पे इसलिए लिखा गया है डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आपसे पूछ लेते हैं कि द टर्म मिसबिहेवियर इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिफाइंड है। इनका फर्दर री एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है सेकेंड टर्म के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आते हैं। और CIC के पास सो मोटो पावर्स होती हैं, ये आप याद रखिएगा कि वो खुद कोई केस नहीं भी करे तो भी एक्शन ले सकते हैं। फिर आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो बिल्कुल सिमिलर होगा इसके थ्रू, बस प्रेसिडेंट की जगह उसको गवर्नर अपॉइंट करेंगे और PM की जगह CM होंगे। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है आपका इंडिया का फॉर प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन एलिगेशंस के लिए। ये कौन से? CVC एक्ट के थ्रू आया था जो 2003 में आया। इसके अंदर CVC जो आपके कमिश्नर होते हैं वो प्लस अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PM, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। एक तरह से गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय करेगी। तो आप देखेंगे तो ये हर जगह आयरनी है कि अगर आपको गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको कौन अपॉइंट कर रहा है? PM एंड यूनियन मिनिस्टर।
लीडर ऑफ अपोजिशन तो अकेले हैं, मेजोरिटी वोट तो आपको पता है इन्हीं को मिलेगा। सेम अगर उनके अगेंस्ट कोई करप्शन का चार्ज आ रहा है तो कौन अपॉइंट कर रहा है? पीएम एंड होम मिनिस्टर। लीडर ऑफ अपोजिशन तो सिर्फ नाम के हैं इसके अंदर। और ये सब चलता रहता है, इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेता है। फिर है आपका इनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म, वो है 4 इयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। इनका बिल्कुल सीआईसी क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके थ्रू ही बिल्कुल होता है कि कैसे रिमूव करा जा सकता है इनको। प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं इनको भी, सेकंड टर्म या फिर कहीं पे फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आते हैं ये। फिर आपका सीबीआई। सीबीआई आप देखोगे तो कैसे ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इट डिराइव्स इट पावर, ये आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट से पावर मिलती है इसको। डीएसपी, ये एक्ट ऑफ 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आपको याद रखना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, ऑर्डर के थ्रू बनाई गई है, जो एक अटैच्ड ऑफिस है। इसके अंदर सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं और नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स वगैरह ये सब होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन के थ्रू करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकपाल एक्ट, कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड सीजीआई, और a judge nominated by the CGI to for the inquiry. According to CBC Act, security of 2 years tenure with eligibility to be reappointed thrice. तो इनको 2 इयर्स की सिक्योरिटी मिलती है कि एक बार एम्प्लॉयमेंट होने के बाद में 2 इयर्स इनको कोई रिमूव नहीं कर सकता है। और 3 टाइम्स तक ये वापस से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि सीबीआई जो है किसी मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आएगा। ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनी थी ये भी आपको याद रखना है। तो सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई थी, टू लुक इनटू द क्राइम्स रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म। फिर आपका आता है एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी भी होती है आपकी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी भी होती है, और आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है। ये आप तीनों याद रखिएगा, बट ये जो है आपकी अपेक्स बॉडी है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में बनाई गई थी। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जो आपकी स्टेट वाली डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी होगी उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली होगी उसके कौन होंगे? कलेक्टर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन आपके प्राइम मिनिस्टर होते ही हैं। और अप टू 9 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही 9 पर्सन को नॉमिनेट करते हैं। ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और इसके अंदर आपके ये लिखे हुए हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपका कंपोजिशन होगा उसके बारे में। फिर आता है आपका ऑफिस ऑफ लोकपाल। ये ओम्बड्समैन है। आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल या फिर जो ओम्बड्समैन है वो सबसे पहले कहाँ पे आया था? स्वीडन में। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट के अंदर। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले स्वीडन के अंदर ओम्बड्समैन सिस्टम आया था। इंडिया में तो बहुत लेट आया है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 में ये बना गया था। और ये एक्ट बोलता है कि चेयरपर्सन और अप टू 8 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं, जिसमें से 50% तो जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, और 50% जो है वो SC ST और ओबीसी माइनॉरिटीज एंड वुमेन में से होने चाहिए। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और सीजीआई या फिर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको सीजीआई नॉमिनेट करते हैं, एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आते हैं। आप ये लोग याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर लोकपाल नहीं आएगा, क्योंकि लोकपाल को बनाया इसलिए गया है कि वो पर्सनल जो है उनकी ग्रीवेंसेस के उनसे किए गए किसी के लिए कोई भी गलत एक्ट के बारे में लोगों के ग्रीवेंस को सुने। अंडर द परिव्यू ऑफ लोकपाल, पीएम, मिनिस्टर, एमपी, ऑफिसर्स ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ ABCD आते हैं। इट कैन नॉट टेक एक्शन सू मोटो। लोकायुक्त का कंपोजिशन एंड फंक्शंस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो लोकायुक्त के फंक्शन है वो आपके फंक्शंस वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसके पास सो मोटो एक्शन लेने की पावर नहीं है। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर है इसके अगेंस्ट खुद नहीं ले सकते हैं एक्शन, जब अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन खुद भी मिली हो। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करता है तब तक ये एक्ट नहीं कर सकते हैं।
और इनके अंदर कंप्लेंट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कंप्लेंट करते हैं और अगर आपकी कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है, सीवियर पनिशमेंट मिलती है। इस तरीके से ये एक तरह से लोगों को डीमेरिट भी करता है कंप्लेंट करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए भी। और आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि आपके जो फर्स्ट लोकपाल हैं वो 2019 के अंदर एम्प्लॉय किए गए थे। तो करप्शन को रोकने के लिए, उसके ऊपर जांच करने के लिए जिस ऑफिसर को बनाया गया, उसी को करप्शन ने 5 साल तक डिले किया। तो चलिए, होप करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आपको इसकी पीडीएफ चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसका लिंक जो है। तो चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।